अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV और मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर। आज चार अहम खबरें हैं और ज़्यादातर खबरें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के गिर्द घूम रही हैं। किसी नामालूम वजह की बुनियाद पर आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो है एक पुराने जजेस कमेटी के मिनट्स को भी पब्लिक किया है। ख़ास तौर पे ये बात है 31 अक्टूबर 2024 की। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपना हल्फ उठाया था। 26वीं आईनी तरमीम जो थी, जो 23-24 अक्टूबर को ही मंजूर हुई थी, तकरीबन एक हफ़्ता पहले उसके ख़िलाफ़ आईनी दरख्वास्तें जो थी वो आई थी और आईनी दरख्वास्तों को फुल कोर्ट को सामने लगाने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक कमेटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी थी उसकी मीटिंग कॉल की, जिसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी शरीक नहीं हुए और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2 जजों की अपनी कमेटी की अक्सरियत के साथ ये फ़ैसला दिया कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ जो आईनी दरख्वास्तें हैं उनको फुल कोर्ट के सामने अदालत में लगाया जाए। और फिर ये भी बाद में कहा गया दोनों जजेस की तरफ से कि ये मामला फुल कोर्ट मीटिंग में भी जो है डिस्कस किया जा सकता है। तो उस वक्त चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट नहीं बनाई, मगर उसके बाद फिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो है ये फुल कोर्ट भी नहीं बनाई और एक ख़त भी लिखा था। लेकिन उस ख़त में वजूहात क्या लिखी थी फुल कोर्ट ना बनाने की, वो पहली बार आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अचानक मंजर आम पे ले आए हैं और उन्होंने एक ख़त के ज़रिए दोनों मज़ीद जजेस को मुत्तला किया, इन्फॉर्म किया था उस वक्त कि ये फुल कोर्ट नहीं बन सकती। उसकी वजूहात क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि बड़ी अहम है। दूसरी बड़ी खबर जो है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जो कवायद हैं ये 1980 के कवायद हैं, तकरीबन 45 साल पुराने जो कवायद थे उन कवायद को ख़त्म कर दिया गया है। ये कवायद होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पटिशन कैसे दायर होगी, सुप्रीम कोर्ट में वकील जो हैं वो कैसे पेश होंगे और कौन से दस्तावेज़ात लगाएंगे। तो उन कवायद को 1980 के ख़त्म करके 2025 के कवायद जारी कर दिए हैं 9 अगस्त को, और ये कवायद सुप्रीम कोर्ट के जो फुल कोर्ट है वो इसकी मंजूरी देती है, यानी चीफ जस्टिस और सारे जजेस बैठ के। अब ये वाज़ेह नहीं है कि ये जो कवायद जारी किए गए हैं 44 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं और क्या इनकी मंजूरी दी गई है या नहीं, मगर इन कवायद के अंदर कुछ फ़ीसें बढ़ा दी गई हैं और इतनी बढ़ा दी गई हैं कि जो साइलिन हैं उनकी चीखें भी निकल रही हैं। मगर सबसे बड़ा जो हाथ हुआ है मैं समझता हूँ कि वो वकीलों के साथ हुआ है। बहुत से वकीलों को भी अभी समझ नहीं आ रही, उनको भी सिर्फ बड़ी हुई फीसें नज़र आ रही हैं, लेकिन हकीकत में जो उनके साथ हो गया है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कर दिया है वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। तीसरी जो बड़ी खबर है वो आपके सामने है कि एक कौमी असम्बली में एक नया कानून मंजूर किया गया है जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के कानून में तरमीम करके जो अफवाज पाकिस्तान हैं, जो सिविल और जो नीम फ़ौजी जो इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनको अख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी दहशतगर्द को या मशकूक शख्स को 3 महीने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि जिसको कह सकते हैं कि एहतियातन किसी को तहवील में ले लेना, उसका अख्तियार दिया गया 3 महीने तक। और वो अख्तियार कैसे इस्तेमाल होगा इसके ऊपर तो फिर भी बात हो सकती है, क्योंकि आइन में तो लिखा है वाज़ेह तौर पे आर्टिकल 10 में कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना है, और उसी आर्टिकल 10 का हवाला भी इस नई तरमीम में दिया गया है। और इसका इस्तेमाल कैसे होगा और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है आम शहरियों के लिए, इसके ऊपर बात करेंगे। और आखिर में ऑब्वियसली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं उनकी एक और तकरीर जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, और अब की बार वो अंग्रेज़ी की तकरीर नहीं है, वो अपनी कौमी ज़बान उर्दू की तकरीर है। उसके ऊपर भी बात करेंगे कि आखिर मसला क्या है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तकरीरों के साथ। तो साकिब बशीर साहब, सबसे पहले तो जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अचानक से वो ख़त मंजर आम पे लाया है और उसमें जो एक वजह उन्होंने बताई है कि फुल कोर्ट ना तो पटिशनों के लिए बनाने की और ना ही फुल कोर्ट इंतजामी साइड पे मीटिंग बुलाने की। इसमें वो क्या है?
मैं जो हमारे देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि ये झगड़ा शुरू कैसे हुआ। एक्चुअली जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी 21 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को जो काजी फायज ईसा हैं वो रिटायर हुए। 22 या 23 अक्टूबर को याया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बना दिया गया। जस्टिस मुनीब और मंसूर को जब वो उनको जब क्रॉस करके तीसरे नंबर पे जज थे जस्टिस याया अफरीदी, इनको बना दिया गया। जिसके बाद 25 अक्टूबर के बाद 26, 27, 28, 29 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें आना शुरू हो गई। 31 अक्टूबर को एक इजलास हुआ जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी उस वक्त होती थी रेगुलर बेंचेस की, मतलब रेगुलर आईनी सब कुछ सबकी एक ही होती थी, लेकिन बाद में दो कमेटी बन गई। कौन कौन होते थे वो बता दें। उसमें एक तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, क्योंकि सीनियरिटी वाइज थी। तो उन तीन जो जजेस थे, उन तीन जजेस में से दो जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा कि जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें आ चुकी हैं ये फुल कोर्ट के सामने लगाए। रजिस्ट्रार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का 4 नवंबर को उन्होंने तारीख दी स्पेशली कि 4 नवंबर को ये वो लगाई जाए, लेकिन वो नहीं लगाई गई। मतलब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की अक्सरियती जो थी, और ये कमेटी कानून के तहत बनी, और उसको ये अख्तियार दिया गया था कि अगर 3 में से 2 जज कमेटी के मेंबर कोई हुक्म देते हैं बेंच बनाने का तो बनाना पड़ता है। बिल्कुल। उसके बाद ये सवालात उठना शुरू हुए कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो है उसने अपनी ही ब्रदर जजेस जो है वो उनकी जो कमेटी थी वो कानून के तहत बनी हुई थी, कोई वो आज खुद उन्होंने कुछ क्रिएट नहीं कर लिया, उनकी अपनी जाती राय नहीं थी, उसको क्यों अमल दरामद नहीं करवाया? क्योंकि रजिस्ट्रार अपने ला चुके थे, ये रजिस्ट्रार इनका अपना आ चुका था, तो जो इन्होंने कहना था रजिस्ट्रार ने वो करना था। फिर उसके बाद ये खबर आई रजिस्ट्रार ने भी हुक्म नहीं माना, 2 जजेस का जो कमेटी के मेंबर थे, और चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने भी हुक्म नहीं माना। और उसके बाद हुआ ये कि ये खबरें आना शुरू हुई कि याया अफरीदी, अच्छा उन 2 जजेस ने बाद में खत भी लिखा चीफ जस्टिस याया अफरीदी को, जो उस वक्त रिपोर्ट हुआ, लेकिन उसका जवाब जो है वो याया अफरीदी का वो रिपोर्ट नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने पब्लिक नहीं किया। उस वक्त उन्होंने छुपाया क्योंकि उनको भी मालूम था कि वो कितनी कमजोर विकेट पे खड़े हैं। वो क्यों, वो आपको बताते हैं। वो खत जो है उसके हवाले से मती साहब आप बताएं कि वो खत क्या था और उस खत के बाद क्या क्या होता रहा। देखिए, उस खत को आज जो मैंने पढ़ा है उससे ये वाज़ेह हो गया है कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने उस खत के अंदर जो वजूहात बयान की थी वो वाकई नाकाबिले अशात थी, और उन्होंने दुरुस्त तौर पे अक्लमंदी का काम किया कि उसी वक्त खत को ज़ाहिर नहीं किया, और आज जाके ज़ाहिर मजबूरी की हालत में कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि 26वीं यानी तरमीम की अब दरख्वास्तें छुट्टियों के बाद लगनी हैं, और 26वीं यानी तरमीम की जब दरख्वास्तें लगेंगी तो ये सारा रिकॉर्ड जो जजेस कमेटी का था ये भी उस रिकॉर्ड पे कोर्ट खुले अदालत में लाया जाएगा। उस वक्त ये रिकॉर्ड जब लाया जाएगा तो ये खबर बन जाएगी। तो आज इसलिए पब्लिक कर दिया गया है कि बाद में वो प्रोसीडिंग के दौरान खबर ना बने कि ऐसा मज़का खेस दलील दी गई चीफ जस्टिस की तरफ से फुल कोर्ट ना बनाने की। और वो मज़का खेस दलील क्या है, उस खत के अंदर जब पढ़ा गया तो पहली बात चीफ जस्टिस ने ये बताई कि जब जजेस कमेटी जो कानून के तहत बनी थी उसके 2 अक्सरियती मेंबरान ने, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने, ये कहा कि फुल कोर्ट बनाई जाए, तो अब वो कमेटी का हुक्म था उस पर फुल कोर्ट तो बननी थी, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के तमाम बेंचेस जो हैं वो उस जजेस कमेटी ने बनाने थे, और अभी तक ये आईनी बेंच के जजों की कमेटी नहीं बनी थी। वो 5 नवंबर को इजलास था, 5 नवंबर को, उसके बाद बहरहाल तो जब चीफ जस्टिस ने उस खत में जो आज सामने आया है, जो वजह लिखी है वो ये है कि जजेस कमेटी के फैसले के ऊपर मैंने जो है जजेस से राय ली, सारी जजेस से। अब आप अंदाज़ा करें कि जजेस कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक हुक्म दे रही है जिसका चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार पाबंद है कि फुल कोर्ट बनाई जाए, और चीफ जस्टिस आज खत में वजह लिख रहे हैं कि मैंने जजेस से राय ली। अब वो राय क्या ली? वो राय ये ली कि क्या मैं फुल कोर्ट बना के 26वीं यानी तरमीम की पटिशन है उसके सामने लगाऊं, या फिर जो अब 26वीं तरमीम हो चुकी है उसमें लिखा है कि ये मामले सारे 184(3) के आईनी बेंच के सामने जाने हैं, या फिर मैं आईनी बेंच के सामने लगाऊं। अब ये जो राय लेने का अख्तियार है चीफ जस्टिस का, ये ना तो आइन में लिखा है
और ना कहीं कानून में लिखा है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये वाज़े तौर पे लिखा था कि बेंच बनाने का अख्तियार जजेस कमेटी के अक्सरियती 2 बेंचेस ने इस्तेमाल करना है और चीफ जस्टिस ने ज़ाती सतह पे जजेस से राय ले ली। यानी कि उनको होना ये चाहिए था कि जजेस कमेटी का ऑर्डर अगर वो गैर आईनी भी था तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी या एडवोकेट याहिया अफरीदी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो चैम्बर में बैठ के डिसाइड करे कि ऑर्डर गैर आईनी है या गैर कानूनी है, या वर्बली जजों से पूछना या वर्बली से पूछना शुरू कर दें जी कि ये आप बताएं आपकी क्या राय है। अच्छा 9 जज हो गए जी, 9 हो गए तो इसलिए ना बनाए जी, और बाकी जो है वो 4 जज, हालांकि वो 4 नहीं वो 6 थे, ठीक है ना, 9 और 6 थे। और ये तकसीम जो है ये अदालत, कमरे अदालत के अंदर आनी चाहिए थी। ये बहस 26वीं यानी तरमीम की दरख्वास्त से फुल कोर्ट के सामने लगती और फुल कोर्ट के अंदर फिर ये बहस चढ़ती कि अब 26वीं यानी तरमीम आ गई है तो हम ये सुन सकते हैं, फुल कोर्ट सुन सकती है या नहीं सुन सकती, या आईनी बेंच बनेंगे तो फिर वो सुनेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपनी ज़ाती हैसियत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की और ज़ाती हैसियत में ख़त लिख के जो है 13 जजों से ये पूछा और 13 में से उन्होंने कहा जी 9 ने कहा नहीं ज़रूरत। इसका मतलब है कि कानून पे 9 जजों ने कहा कि कानून पे अमल ना करें। आप ये देखें, ठीक है, बल्कि दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाए कि कानून पे अमल भी करें तो ये जो 9 जजों की राय थी ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल या जुडिशल सेटिंग में नहीं आई, ये उनकी ज़ाती राय जो पूछी गई। तो उनको चाहिए था फुल कोर्ट बैठती, कमरा अदालत में बैठते और फिर वो 9 जजेस ये राय देते कि हम नहीं सुन सकते, यही राय दे देते। तो कम से कम कानून तो फॉलो होता ना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को फॉलो करना चाहिए था, जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने नहीं किया। और दूसरी जो उन्होंने कहा था कि इंतजामी साइड पे फुल कोर्ट के जजों को बुला के मशवरा कर लें भाइयों से, तो इंतजामी साइड पे भी उन्होंने नहीं बुलाया। और बड़े मजे की बात यह है कि इंतजामी साइड पे ना बुलाने की वजह जो उन्होंने दी है वो भी बड़ी मजा का खेज है। उन्होंने कहा कि जी अगर वो फुल कोर्ट में इंतजामी साइड पे बुलाते तो बैड टेस्ट क्रिएट होता। क्या अल्फाज से उनके जी जनाब कि जो जजेस के दरमियान जो हम आहंगी है, जो इज्जत और एहतराम का जो रिश्ता है वो मुतासर होता। भाई 26 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जो मुल्क और कौम की तकदीरों का फैसला कर रहे हैं, उनमें इतनी शर्म और इतनी तमीज नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ बैठ के चाय की प्याली पी सके। मतलब क्या ये क्या हो जाता अगर फुल कोर्ट की इंतजामी साइड पे बुला लेते और उन सारों से सबको बिठाते, तो उसमें क्या होता, उसमें फिर ये 2 जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब भी बैठते, वो अपनी राय देते कि देखें जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी है, हमें ये इख्तियार है, हमने फुल कोर्ट का कह दिया है और फुल कोर्ट का आप अदालत में लगाएं और जो फैसला करे वो अदालत करे ना, वो फुल कोर्ट अदालत लगा के फैसला करे कि हम नहीं सुन सकते, बजाय इसके कि कोई एडवोकेट याहिया अफरीदी या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चैम्बर में बैठ के जजों से इंडिविजुअली फोने करके या खत लिख के पूछ रहा है कि आप बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का क्या हुआ? और आपने हल्फ उठाया हुआ कि मैं कानून और आइन के मुताबिक फैसले करूंगा। और फिर दूसरी बात, अच्छा दूसरी एक और बात भी की, फिर वो इस बात से भी डर रहे थे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जो उन्होंने खत में लिख दिया कि अगर वो फुल कोर्ट इंतजामी साइड पे हम बुला लेते तो भी फिर मीडिया के अंदर बातें चलती है कि जी फलां जज ने ये कह दिया, फलां जज ने ये कह दिया। कमाल है, ये रीजन है फुल कोर्ट ना बुलाने का कि आप मीडिया की बातों से डरते हैं। मतलब ये हालत है हमारे चीफ जस्टिस की कि वो फुल कोर्ट इसलिए नहीं बुला रहा कि एक तो जजेस एक दूसरे को क्या करेंगे, गालियां देते जजेस, नाउजुबिल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जजेस होता ना, इख्तिलाफ राय ही होना, कोई एक दूसरे का गिरबान पकड़ना था उन्होंने, इख्तिलाफ राय होना था। ये हालत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो अदलिया का बाप कहलाता है, वो अपने खानदान और फैमिली को इकट्ठा नहीं कर सकता कि यार ये लड़ाई हो जाएगी तो बाहर मोहल्ले वालों को पता लग जाएगा। ये हालत है इनकी। मगर एक और बात, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये तस्लीम किया कि फुल कोर्ट का वजूद मौजूद है। अब ये देखें ना, फुल कोर्ट का वजूद इंतजामी साइड पे फुल कोर्ट का वजूद उन्हें तस्लीम किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि फुल कोर्ट इंतजामी साइड पे अब नहीं बुलाई जा सकती। तो आज तक क्यों नहीं बुलाई गई भाई? और फिर सवाल फिर आगे जाके आएगा कि फिर फुल कोर्ट ने बाद में जो मीटिंग अगर हुई है तो उसने क्या क्या फैसले किए। उसमें हुआ कुछ यूं, एक तो जैसे याहिया अफरीदी 26वीं आईनी तरमीम के खुद बेनिफिशरी हैं, बेनिफिशरी थे। आज 10.5 माह के बाद उन्होंने खत, जनाब मैं पब्लिक कर रहा हूँ, मीटिंग मिनट्स पब्लिक कर रहा हूँ। आप भाई जब खत हो या मीटिंग हो फौरी तौर पर पब्लिक जो है वो कर दिया करें। अब उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की हैयत ही तब्दील हो गई है। उस वक्त तो 15 जज थे, मतलब 13 जज, तो वो 2 जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब और
जो है वो ये 15 जज टोटल बनते थे। उसके बाद क्या हुआ, 5 नवंबर में जुडिशल कमीशन ने वो जजेस आ गए, जुडिशल कमीशन ने काम शुरू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कानून साजी की, सुप्रीम कोर्ट में मजीद जज आ गए, मतलब वो तादाद बढ़ गई। फिर जब तादाद बढ़ चुकी फिर उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग्स 1-2 की हैं, मतलब 1 या 2 की जब उन्होंने कहा अक्सरियत में हम आ गए, अक्सरियत हो गई है या जिस तरह की भी सिचुएशन है। लेकिन ये है कि वो तब की है जब जो है वो यारा सारा बदल चुका था और 26वीं आईनी तरमीम के तहत लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट आ चुके थे। और वो जो जस्टिस मंसूर और मुनीब बात कर रहे थे 31 अक्टूबर को, आज वो सच साबित हो रही है। आज क्या सिचुएशन है, आज आधी सुप्रीम कोर्ट तो आपकी 26वीं आईनी तरमीम की बेनिफिशरी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत आईनी बेंच जो है वो बेनिफिशरी है, आईनी बेंचेस की कमेटी बेनिफिशरी है, जस्टिस याह्या अफरीदी खुद बेनिफिशरी है, सारे खुद बेनिफिशरी हैं। तो फिर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 10.5 माह हो गए हैं, केस ही नहीं लगाया। एक दफा लगाया था बस 10 मिनट सुन के, तो उसके बाद मतलब आगे बढ़ गए। और अब जो है वो इन्होंने इतने मीटिंग मिनट्स तो फलां सारी चीजें पब्लिक कर दी हैं। महाराज जी, अब ये जो भी पब्लिक किए हैं उसकी भी मजबूरी है, और अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर उसी को पब्लिक कर लेते, उसी दिन पब्लिक कर लेते, तो फिर इनको मतलब वकीलों को क्या मुंह दिखाते, अपनी बरादरी को क्या मुंह दिखाते कि चीफ जस्टिस की ये अंडरस्टैंडिंग है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, कि वो जाती तौर पे फोन करके कह रहा है कि बताएं, जबकि एक ऑर्डर है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जजेस कमेटी, वो ऑर्डर दे रही है फुल कोर्ट बनाए। वो चीज अब फुल कोर्ट बना के उसके सामने ये पॉइंट रेज कर सकते थे जो आप जाती तौर पे खत लिख के इंडिविजुअली जजेस से राय ले रहे हैं। और जब वैसे भी आप कह रहे हैं 9 जजेस आपके साथ हैं, तो फिर क्या खौफ था, फिर किसका डर था? फुल कोर्ट बिठा के 9 जजेस अक्सरियत से कह देते कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने भेज दे, नहीं किया गया। बहरहाल ये तो हमारी क़यादत का हाल है, माजरत के साथ। और अदलिया के जो सरपरस्त हैं, अगर उनका ये हाल है कि वो जजेस को 15 जजेस को इकट्ठे बिठाते हुए उनको डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में तो फिर उनको पोलो ही खेलनी चाहिए, पोलो ही खेलनी चाहिए। जी। अगली खबर जो है, दूसरी आम खबर, जो कवायद सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं, आइन के आर्टिकल 191 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये अख्तियार है कि अपने कवायद तरतीब दे, मगर इसके साथ साथ पार्लियामेंट को भी अख्तियार है। और इसलिए पार्लियामेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट में बेंचों की तश्कील के लिए अक्टूबर 2000, आपको याद है अक्टूबर में नहीं बल्कि अप्रैल मई 2024 में जो है एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, और जिसमें बताया गया कि जजेस की 3 जजेस जो सीनियर तरीन होंगे वो बेंचेस बनाएंगे। तो वो बात तो उस वक्त तक हद तक ठीक थी, लेकिन बाद में जब वो 3 सीनियर तरीन में जो है काजी फरीसा के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह फिर एंड पे रह गए। जी, अमीनुद्दीन खान उन्होंने तीसरा कहा कि खुद वो अपनी मर्जी के मुताबिक कर लें। और फिर जब मुनीब आए तो फिर एक नया अमेंडमेंट आ गई प्रैक्टिस प्रोसीजर में कि एक जज जो है वो चीफ जस्टिस की चॉइस का होगा। मतलब चीफ जस्टिस जो है ना वो इसमें एक और उसके 2 वोट हो गए। मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात याद आ गई कि काजी फरीसा ने 63A का फैसला करना था, तो उसने उधर से एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ, सदाती ऑर्डिनेंस, कि तीसरा जज अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। तो काजी ने मुनीब की जगह अमीनुद्दीन खान उनको बिठा लिया और अपनी मर्जी का बेंच बना। 25 अक्टूबर के बाद जब फौरी तौर पे 26 या 27 अक्टूबर को याह्या अफरीदी ने कहा कि तीसरा जज जो मर्जी का लगाना है मैं मुनीब को ही लगा रहा हूँ, चले। और फिर 31 अक्टूबर को जो मीटिंग उन्होंने की, उन्होंने जो फैसला किया उसको नहीं माना, अच्छा, हम बात ये कर रहे थे, पस मंजर ये था कि जो कवायद अभी आए हैं ना, 9 अगस्त को नोटिफाई किया है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे, वो नए कवायद हैं। और ये कवायद, जैसा मैं बता रहा था कि ये पटिशन कैसे दायर होती है, सीनियर वकील कैसे एक्ट करेंगे, और जो मुख्तलिफ फीस हैं, मतलब पटिशन दायर करने की, अदालती हुक्म के ऑर्डर्स की वो फीसें क्या हैं, तो ये कवायद जारी किए हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कवायद जो है, जैसा मैं कह रहा था कि आइन के तहत या तो पार्लियामेंट बनाती है या फिर सुप्रीम कोर्ट से मुराद है चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस जितने भी होते हैं। तो क्या ये जो कवायद हैं 44 सफ़हात पर मुश्तमिल, इनके ऊपर बड़ा रद्द-ए-अमल है, और सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को बिलवास्ता तौर पे झूठा कह दिया कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने सबसे मुशावरत की वकला तंजीमों से। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं रऊफ अता, उनकी जो प्रेस रिलीज आई है उसमें उन्होंने कहा कि जी हमसे कोई मशवरा नहीं किया गया, इन कवायद के ऊपर तो हमसे बात ही नहीं हुई, कौन सी कंसल्टेटिव मीटिंग्स हुई हैं जैसा कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दावा किया जा रहा है। मतलब चीफ जस्टिस को जुटला दिया। और उसका रद्द-ए-अमल ये हुआ कि चीफ जस्टिस ने एक कमेटी बना दी है, और वो कमेटी इसलिए नहीं बनाई कि इन कवायद को वापस लेना है या इनमें कोई तब्दीली करनी है, वो कमेटी इसलिए बनाई है कि इन्हीं कवायद पे अमल दरामद करने में अगर कोई मुश्किलात हैं, कोई डिफ़िकल्टीज हैं, उनको कैसे दूर किया जाए।
आप ये देखें कि जो कमेटी उन्होंने बनाई है, उस कमेटी के अंदर, वो कमेटी भी इन्हीं 2025 के मतनाज़ा कवायद के तहत एक शिक है जिसमें चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया गया है कि वो कोई भी कमेटी बना देगा। और वो कमेटी जो है, उस कमेटी के 4 अरकान हैं, और उन 4 अरकान जो हैं उन्होंने अब सिफारिशात देनी है कि भाई इन कवायद पे अमल दरामद कैसे होना है। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इन कवायद में किसी किस्म की अब कोई तब्दीली नहीं करने वाले, और अगर जो भी उन्होंने वो तब्दीली नहीं करनी कवायद के अंदर, तो बल्कि इन कवायद पे अमल दरामद करवाना है। और उसमें कमेटी जो बनाई है वो बड़े मज़े की है। इसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। पहले हैं जस्टिस शाहिद वहीद हैं, अच्छा, जस्टिस इरफान सादत खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी। और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर भी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब जो सीनियर जजेस हैं, और जस्टिस असम अल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक, बहुत से वो जजेस हैं, उनको नहीं डाला गया। मतलब अपनी मर्जी की एक कमेटी बना दिया और अमल दरामद के लिए। अच्छा, फिर जो सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान कह रही है कि हमें तजावीज़ दें और फीडबैक दें, जजेस भी दें, बाहर के लोग भी दें, साइलिन भी दें। अच्छा, अब मजे की बात यह है, वकीलों से और साइलिन से और जजेस से तजवीज़ मांगी जा रही है कि इन कवायद पे अमल दरामद कैसे होगा। भाई वो साइलिन कह रहे हैं कि हमारा बेड़ा गर्क हो गया, आपने फीसें हज़ार रुपए फीस कर दिए कोर्ट ऑर्डर की अटेस्टेड कॉपी की, और आप कह रहे हैं जी इन पे अमल दरामद कराने के लिए तजवीज़ दें। या तो आप कहें ना कि जी इसमें तब्दीली क्या होनी चाहिए, तरमीम क्या होनी चाहिए। तो आपने जिस शिक के तहत जो है ये कमेटी बनाई है, उस शिक में सिर्फ उस कमेटी को ये इख्तियार है कि इन कवायद पे अमल दरामद कैसे होगा। अच्छा, इन कवायद की हाईलाइट्स में जल्दी से बता देता हूँ। एक तो 1980 45 साल पुराने कवायद बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं। जो पुरानी दरख्वास्तें या अपीलें दायर की गई वो सब बरकरार रहेंगी, वो नए सिरे से दायर नहीं करनी पड़ेगी। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, यानी कि अब आइनी बेंच की जजेस कमेटी भी और नॉर्मल जो जजेस कमेटी है उसको भी अब इन कवायद का हिस्सा बना दिया गया है। और फिर ये इंट्रा कोर्ट अपील जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में आइनी बेंच के फैसलों के ख़िलाफ़, वो भी अब प्रोवाइड कर दी गई हैं। और फिर उन्होंने कहा है कि जो जुर्माने हैं उनकी फीस बढ़ा दी गई है। जैसे वो एक शिक है ना, पुरानी 1860 का कानून है कि बहरी जहाज़ का कप्तान अगर गफलत का मर्तकब होता था तो उसको 500 रुपये जुर्माना होता था। तो ये इस हद तक ठीक है कि भाई अंग्रेज़ों के ज़माने के जुर्माने 500 क्या होता है, अब उन्होंने उसको बढ़ा के 1 लाख रुपया कर दिए। और मज़े की बात यह है कि जो आर्टिकल 184(3) है, जो सू मोटो अख्तियार होते थे सुप्रीम कोर्ट के, उस हवाले से अब कुछ भी इन कवायद में नहीं बताया गया कि वो, उसमें आइन में उन्होंने लिख दिया है 26वीं आईनी तरमीम में कि ये आइनी बेंच के सामने ये मामला जाएगा। तो कवायद में वो चीज़ डाली नहीं है कि कहीं उससे कन्फ्यूजन ना पैदा हो जाए कि फिर कौन से बेंच के सामने जाएगा। और फिर इसके बाद उन्होंने वही ICA के लिए 30 दिन मुकर्रर किए। अच्छा, जो इसमें सबसे ख़तरनाक बात है साकिब, जो बहुत से वकीलों को समझ नहीं आ रही, कि सुप्रीम कोर्ट में ये 3500 जो वकील सुप्रीम कोर्ट के मेंबर हैं, इन्होंने जो केस करने होते हैं तो उनकी फीसें मुकर्रर कर दी गई। मतलब कम अज़ कम, मैं माजरत के साथ DC रेट मुकर्रर कर दिया गया। जैसे वो नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स के पर्पज के लिए प्रॉपर्टी का DC रेट हो जाता है, यार आप जितने में बेचें, कम में ज़्यादा में, आपने टैक्स इस हिसाब से देना है। तो अब वकीलों को भी 3500 जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उसको बड़ी चालाकी से पूरा 3500 सुप्रीम कोर्ट का वकील अब FBR के टैक्स नेट में आ गया है। कैसे कि इन्होंने जो अपनी नए कवायद में फ़ीस मुकर्रर कर दी है, सुप्रीम कोर्ट में अपील के दायर करने की, सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की, सुप्रीम कोर्ट में जो CMAs दायर होती थी, जो CPLAs दायर होती थी। मिसाल के तौर पे अगर एक सीनियर वकील है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करता है, तो उसकी कम से कम फीस 50,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। और हम सब अच्छी तरह जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील जो अपीलें करते हैं वो 50,000 में नहीं करते, वो कम अज़ कम 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख या 4 लाख, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना बड़ा असामी और कितनी बड़ी पार्टी है। बिल्कुल। तो बहरहाल उनसे टैक्स निकालना वकीलों से मुश्किल होता था। तो पहले एक स्टैंडर्ड को 6% टैक्स रख दिया था, और ये टैक्स उसमें लगता था जो वकील बैंक अकाउंट में अपने पैसे लेते थे, तो उसका हिसाब करके टैक्स 6% होता था या 12% एक। लेकिन अब उन्होंने जो ये फीस मुकर्रर कर दिया 50,000, तो असल फीस तो अभी भी नहीं होगी, लेकिन ये जो 50,000 मुकर्रर कर दी गई है, ये अक्सरियत सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के लिए मसला बनेगा। जब FBR कहेगा कि वकील साहब आपने टैक्स तो टोटल 50,000 जमा कराया या 20,000 जमा कराया है,
और आपने पूरे साल में ये जो अपीलें फाइल की हैं वो तो 50 हैं, और 50 को 50,000 से ज़रब दें तो ये कितना बन जाता है जी, 25 लाख रुपए, 26 लाख रुपए आपकी आमदन बनती है। तो आप तो इस हिसाब से 6 लाख, 8 लाख, 9 लाख टैक्स बनता है, तो आप हमें 50-60,000 पे टपका रहे हैं। तो एक किस्म का वकील जो है टैक्स नेट में आ जाएंगे जब ऑफिशियली डाटा आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के कंप्यूटर्स में कि फलां वकील ने इतनी अपीलें फाइल की हैं, तो डीसी रेट, माजर के साथ रेट नहीं कहना चाहिए, फीस होती है वकीलों की, तो उस हिसाब से फिर आपने टैक्स भी देना होगा। तो ये एक वो नेट भी क्रिएट हो चुका है और इस कवायद को आहिस्ता आहिस्ता मालूम होगा। और जो कॉपी ऑर्डर की उसके ऊपर बड़ा शोर उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की मुसद्दका कॉपी जो है 1000 रुपये, 1100 रुपये फीस मुकर्रर कर दी गई है, और उसके अलावा एक पेज भी जो एक्स्ट्रा होगा तो वो उसके 100 रुपया फी पेज उसके अलावा होगा, जो आप मुसद्दका नकल लेंगे, रिकॉर्ड की कोई चीज़ लेंगे तो अच्छा, ये तो हो गया कवायद के हवाले से। आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? मैं नेक्स्ट उस पर बढ़ना चाह रहा हूँ। एटीसी वो जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जो कानून नया कौमी असेंबली ने मंजूर किया है, अभी कानून बना नहीं है, कानून बना अभी सेनेट में जाएगा और फिर होगा, सेनेट में जाएगा, उसके बाद सदर करेगा। लेकिन इस कानून की कुछ जो इब्तदाई तौर पर जो आई है, मोटी मोटी बात आई है, ये जो तलाल चौधरी साहब है कह रहे हैं 2012 के हालात बन चुके हैं मुल्क में, 5-6 जो मेजर थे आर्मी के वो उनको अटैक किया गया है, टारगेट किया गया है बलूचिस्तान के एरियाज़ में, हम देख रहे हैं। और इसके अलावा ये जो अभी ये जो क्लास डाली गई है, ये 2014 में जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ था, नेशनल एक्शन प्लान बना था, तो 2 साल के लिए वो जो अमेंडमेंट हुई थी, लेकिन उसके लिए आइन में तरमीम की गई, 21वीं तरमीम थी जो मुझे याद आ रहा है, आइन में तरमीम की गई थी। और उसमें फिर जो है वो 2 साल के लिए वो था, 2016 में वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, फिर 1 साल की एक्सटेंशन भी, हाँ 1 साल की एक्सटेंशन, 3 साल हो गया जी। अब दोबारा जो है वो ये हुकूमत अब सिर्फ कानून में तरमीम की जा रही है, अब सिर्फ कानून में तरमीम की जा रही है। तो ये कानून में जो तरमीम है, जो मेरी समझ में आया है, उस पर आप अपना कॉमेंट करें कि जो आर्म फोर्सेस हैं जो और या सिविल जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनको अगर कोई शक हो, मुख्तलिफ जराइम लिखे गए हैं, लेकिन उसमें एक तो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा हो, मुल्क की दिफा के लिए कोई ख़तरा हो, या दीगर कोई जराइम है, तो उनको वो 3 माह के लिए डिटेन कर सकेंगे ये इदारे। और उसका एक पूरा एक प्रोसीजर यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन मैं जो उसमें कन्फ्यूजन जो है वो मौजूद है कि वो 3 माह रखेंगे, और 3 माह के बाद ये भी इससे तासुर मिलता है कि शायद उसको एक्सटेंड भी वो कर सकेंगे, बल्कि ये तासुर लिया गया है कि 3 माह मजीद वो रख सकेंगे। इससे ये मतलब लिया जा रहा है कि जिस तरह जो दहशतगर्दी की दफात हैं, पहले ये एंटी टेररिज्म जो एक्ट आया था वो 1998 का, तो उसके बाद वो दहशतगर्दी या दहशतगर्दों के लिए आया था, लेकिन बाद में हमने देखा रिसेंट पास्ट में भी उसको प्योरली पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, हालांकि वो दहशतगर्दों के खिलाफ था। अब ये जो लाया गया है, इसके पीछे हुकूमत कह रही है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए या बढ़ती हुई दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए हम ये कर रहे हैं कि किसी पे भी शक होगा तो उसको हम ठोस शवाहिद की बुनियाद पर जो है वो 3 माह के लिए आर्म फोर्सेस या सिविल सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो उसको डिटेन कर सकेंगे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये बड़ी ही एक खौफनाक बात है कि इसमें वैसे तो जराइम की तफसील लिख दी गई है जी, और सच्ची बात यह है कि आइन का जो आर्टिकल 10 है उसमें ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि जो नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड जो मशकूक लोग होंगे, जिनमें एलियंस भी शामिल हैं, जो जासूस भी हो सकते हैं, उनको जो है इस तरह प्रिवेंटिव डिटेंशन में उनका अरेस्ट भी किया जा सकता है, और उस पर तो फिर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू बोर्ड भी बनता है, वो आइन में सारा डिटेल प्रोसीजर दिया हुआ है। मगर ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जी, और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसके अंदर जिन जराइम की तफसील दी गई है वो ये है कि सलामती या दिफा, अमन आमा जिसका ताल्लुक टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी से हो, या फिर उसका ताल्लुक जो है वो ऐसी सर्विसेज से हो जो कि दहशतगर्दी में जिनका किरदार हो कोई, तो ऐसे लोगों को शक की बुनियाद पे प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीने की जा सकती है, और जो फर्दर उसके बाद की जो होगी वो आइन के आर्टिकल 10 के तहत होगी, यानी कि आइन के आर्टिकल 10 में जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू बोर्ड बना है उसकी परमिशन से फिर मजीद 3 माह के बाद किया जाएगा। तो लगता ही है कि आर्टिकल 10 के तहत जो प्रोसीजर था उसको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के कानून के अंदर अब ये पहली दफ़ा
एलेबोरेट किया गया है, मगर खदशा इस बात का है कि जब कानून नाफिज करने वाले इदारों को इख्तियार दिया जाता है आम हालात में, तो वो लोगों को जब गिरफ्तार करते हैं तो उनको अदालत के सामने पेश करते हैं। जबकि आर्टिकल 10A में लिखा है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसमें ये अदालत के सामने 24 घंटे में पेश करने की शर्त नहीं है। तो ये बड़ी एक ख़तरनाक सिचुएशन है कि पाकिस्तान के शहरियों को एलियंस की तरह, जैसा एलियंस को ट्रीट किया जाता था, जैसे कोई इंडिया का बंदा पकड़ा गया है पाकिस्तान में कराची में, कोई इलीगल ऐसा बंदा है जो मशकूक है और वो पाकिस्तानी नहीं है, उसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है पाकिस्तानी, उसको पकड़ के वो बंद कर देते थे। और सुप्रीम कोर्ट में आए दिन हम देखते थे कि एक रिव्यू बोर्ड बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसको देखते थे। तो उस तरीके से आम शहरियों को अब अगर ट्रीट किया जाएगा तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है और डेफिनेटली इसको बहुत ही एहतियात से देखना होगा। उसमें जो इंक्वायरी का प्रोसेस है वो क्या है, वो प्रोसेस की अभी जो है वो समझ नहीं आ रही कि ये फॉर एग्जांपल किसी एक्स को, बंदे को या वाई को पकड़ना चाह रहे हैं सिक्योरिटी के इदारे, उसको जो उसके हवाले से कौन ये करेगा, तय करेगा। अब यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि एक SP लेवल का पुलिस का अफसर होगा या बाकी सिक्योरिटी के इदारे या एजेंसीज होंगी, वो जो है वो एक JIT बनेगी, इंक्वायर करेगी इस सारे मामले को, लेकिन वो पहले करेगी या बाद में करेगी ये इसमें नहीं है। मतलब गिरफ्तारी से पहले करेगी या गिरफ्तारी के बाद करेगी। एक चीज जो क्रिटिसिज्म इस पे हो रहा था कि पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब ने इसी में फिर थोड़ी सी ये तरमीम करवाई कि क्योंकि ये उन्होंने जो है वो ठीक है, सफिशिएंट ग्राउंड्स, पहले जो कानून का ड्राफ्ट हमारे सामने आया जो कौमी असम्बली में मंजूर किया, उसमें कहा गया था कि ये ऐसे मशकूक शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा जिसके खिलाफ एक मुनासिब शिकायत जो है या काबिल एतबार मालूमात मौसूल हुई हों या फिर मुनासिब शक का वजूद हो किसी शख्स के खिलाफ, तो उसकी बुनियाद पे आप उस शख्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले सकते हैं। मगर जो नवीद कमर साहब ने कहा है कि ये जो मुनासिब मालूमात और काबिल एतमाद इंफॉर्मेशन है ये तो बहुत वसी है, इस पे आप तो किसी शहरी को कह दें जी कंप्लेंट भी मुनासिब है और तो उसके लिए सैयद नवीद कमर ने ये तरमीम तजवीज़ की कि a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists। इन चीज़ों की जगह, यानी ये चीज़ें हम निकल जाएंगी, रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और रीजनेबल सस्पिशन, ये निकल जाएंगी। इसकी जगह लिखा जाए कि सफिशिएंट ग्राउंड्स एग्जिस्ट, यानी कि ऐसी ठोस वजूहात का वजूद हो जिसकी बुनियाद पे गिरफ्तार किया जा सकते। वो सफिशिएंट ग्राउंड की तशरीह अब कौन करेगा? क्या वो भी जो है फौज के एहलकार करेंगे, पुलिस करेगी? अब ये इसमें थोड़ा सा है, लेकिन आई एम श्योर कि सफिशिएंट ग्राउंड एग्जिस्ट से मुराद ये है कि जो JIT होगी वो पहले इंक्वायरी करेगी और फिर वो JIT होगी वो सफिशिएंट ग्राउंड्स अगर होंगे तो फिर उस शख्स के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई करेगी। मेरे ख्याल में तो सफिशिएंट ग्राउंड से यही मुराद है, क्योंकि सफिशिएंट ग्राउंड का जो तयन करना है वो JIT ने करना है और JIT के अंदर जो है वो होंगे सीनियर पुलिस ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक से कम का बंदा नहीं होगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज होंगी, सिविल आर्म फोर्सेज होंगी और अफवाज पाकिस्तान होंगी और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उन सब के नुमाइंदे होंगे। तो नवीद कमर की इस तरमीम के बाद लगता है कि अब सफिशिएंट ग्राउंड की तहकीक JIT पहले करेगी और बाद में फिर किसी शख्स को कार्रवाई करेगी। अच्छा, इसमें मोबाइल की चार्जिंग जो वो मेरे मोबाइल की खत्म हो रही है, तो अच्छा क्विकली हम आखिर में नेक्स्ट कर लेते वो हैं। सरफराज डोगर साहब नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, फिर चार्जिंग जो है वो हमारी बिल्कुल खत्म हो रही है। बहुत शुक्रिया, तो आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।